हाँ हेलो बच्चों, आज आइए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म का ये तीसरा नंबर लेक्चर। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन एंड व्हाट इज़ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर? व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो सबसे पहले कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्यों होता है। तो कोई भी मैटर है बच्चों, उसमें एटम्स होती है, एटम्स हैज़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है और वो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाती है। और मैग्नेटिक डाइपोल जब बनती है तो मैग्नेटिक मोमेंट उसके पास होता है m=I। इतना तो क्लियर है बच्चों। कोई भी आप मैटर ले लीजिए, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, तो उसमें इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स and atoms has free electrons and all the electrons are revolving. No electrons is fixed. All the electrons are revolving. So electrons revolving, it makes a current and it makes a, that is your magnetic dipole. तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे लिखेंगे, I into A। नेक्स्ट बच्चों, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इज ड्यू टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी फैक्टर्स हैं लेकिन उनका इफेक्ट बहुत कम होता है, जैसे स्पिन एंगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा है स्पिन मोशन ऑफ दैट इज योर न्यूक्लियस। तो उसका दोनों का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, इसलिए मेजर फैक्टर क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में बच्चों? हाँ तो बच्चों, वी आर डिस्कसिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो उसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। इन सम एटम्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल इन पेयर्स। कुछ एटम्स से बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट आपस में कैंसिल हो जाती हैं, जैसे कि हीलियम है, इसकी ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का स्पिन अलग अलग होता है, तो इसको कहते हैं डायमैग्नेटिक। ओके बच्चों, इट इज डायमैग्नेटिक। ओके हाँ तो बच्चों, कुछ सब्सटेंस में इन सम एटम्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कैंसल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसी सब्सटेंस में टोटल कैंसिल हो जाते हैं किसी एटम्स में, और किसी एटम्स में वो कैंसिल नहीं होते। तो जिसमें कैंसिल हो जाते हैं उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक। एग्जाम्पल इज योर हीलियम। ओके, और जिसमें कैंसिल नहीं होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। राइट? पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट कम पाए जाते हैं और फेरोमैग्नेटिक में बहुत अधिक पाए जाते हैं। क्लियर? अब बच्चों, कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर हम उसको एक्सटर्नल फील्ड लगाएं, इफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा? क्योंकि भाई कोई भी मैटर है उसके पास एटॉमिक डाइपोल है और हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगाएंगे तो डाइपोल इट विल रोटेट, उसमें टॉर्क लगेगा और रोटेट करेगा एंड इट विल अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ए टॉर्क acts on the magnetic dipole and this torque align dipole in the direction of external field. Clear? अब बच्चों, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम दिखाया है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाते हैं, दैट इज योर डायमैग्नेटिक, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि दैट इज योर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो सब डाइपोल एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पैरा एंड फेरो। क्लियर? और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 आते हैं। ओके क्लियर बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब आइए हम समझते हैं व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर? इसको बच्चों 2 सिंबल से लिखा जाता है, एक तो I लिखा जाता है और एक तो M लिखा जाता है। M वाला आपकी बुक्स में दे रखा है, NCERT, यू शुड नॉट कंफ्यूज, और अगर आप दूसरी किताब पढ़ेंगे तो उसमें I दे रखा है। क्लियर? तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर?
तो इट इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी स्पेसिमेन को जब हम मैग्नेटाइज करेंगे, जब हम कोई भी स्पेसिमेन है अगर हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट बना, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और एम से भी लिखते हैं और आई से भी लिखते हैं। तो एम नेट बाई वी, अब इसका यूनिट मैंने बता दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, सो एम्पियर पर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का। राइट द यूनिट ऑफ दैट इज योर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और दैट इज आई, दैट इज एम्पियर पर मीटर। और जो दूसरा टर्म है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम एच से लिखते हैं और इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, इसके दो नाम हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं और मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। तो बच्चों जब हम किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करेंगे या किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, राइट, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने, ये कोई स्पेसिमेन था मेरा, दिस इज स्पेसिमेन, और मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल। तो बच्चों क्या होगा अभी, तो इसके अंदर जो भी डोमेन्स हैं, जो भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं, क्लियर, एटॉमिक डाइपोल्स दे विल अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, क्लियर। अगर वो ज़्यादा अलाइन करते हैं तब तो फेरो है, अगर कम अलाइन करते हैं तब तो पैरा है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखिए, जब हम एक्सटर्नल फील्ड में किसी स्पेसिमेन को रखेंगे तो दैट इज़ अंदर की मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज करेगी। इसलिए बच्चों हम ऐसा लिखते हैं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये दो फैक्टर से बनेगा, बी इंटरनल प्लस बी एक्सटर्नल, बी इंटरनल प्लस बी एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब इंटरनल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, इंटरनल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो हम आई लिखते हैं, क्लियर। और एक्सटर्नल जो हमने लगाया है, हमने यहाँ एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो एक्सटर्नल फील्ड, अगर हमने सर्कुलर कॉइल लगाया है, करंट लगाया है तो करंट आएगा, तो करंट में भी हो सकता है और एक्सटर्नल फील्ड हो सकता है, इसको हम एच से लिखते हैं। तो इसलिए मेरा एक सिंपल रिलेशन बन जाता है कि जो बी नेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई, क्लियर। बी नेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई, प्लीज नोट इट, छाप लेंगे सर। हाँ तो बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड that is equals to magnetic field due to internal factor, magnetic field due to external factor, is directly proportional। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट, दैट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इज एच प्लस आई, क्लियर। एच प्लस एच क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर, आई क्या था, इंटरनल फैक्टर। तो इसको हम बच्चों ऐसा लिख सकते हैं जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। इन एनसीईआरटी बुक्स यू विल गेट दिस इक्वेशन, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन है, तो यू शुड नॉट कंफ्यूज, ये आखिर यहीं से आया। आल्सो बच्चों हम ये भी जानते हैं कि जितना एक्सटर्नल फैक्टर लगाएंगे उतना इंटरनल फैक्टर भी बढ़ेगा। इस एक्सटर्नल फैक्टर जितना हम एच को इंक्रीज करेंगे, इन दैट इज योर मैग्नेटाइजेशन उतना ज़्यादा होगा आई। तो दैट इज योर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं ये काय कहते हैं, और इसका नाम है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब कोई चीज़ कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट इज द ससेप्टिबिलिटी। अगर ये 0 है काई की वैल्यू तो मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, कम है तो कम मैग्नेटाइज होता है। तो इसलिए हम आई इक्वल्स टू काई इंटू एच। अब इसी को यहाँ पुट करते हैं बच्चों इन दिस इक्वेशन, आई गेट दिस इक्वेशन एच प्लस काई, कॉमन लेंगे एच, तो आई गेट दिस, दैट इज म्यू नॉट 1 प्लस काई, इसको हम कहते हैं म्यू एम, दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी मीडियम इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू एच, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और अगर हम वैक्यूम में निकालना चाहें तो वैक्यूम में बच्चों नो दैट इज मैग्नेटाइजेशन, वैक्यूम में कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, इसलिए आई का मान 0 हो जाता है। तो बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। दोनों इक्वेशन आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये वैक्यूम का है या मीडियम का है, क्लियर।
हाँ, तो बच्चों अब इसके बाद आता है व्हाट इज़ रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो हम म्यू आर से लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसको हम इसी फार्मूले में निकालते, जैसा कि मैंने अभी हम लोगों ने किया था, बी दैट इज मीडियम इक्वल्स टू म्यू ऑफ मीडियम इंटू एच, बी नॉट वैक्यूम में म्यू नॉट इंटू एच। तो बच्चों यहाँ से दैट इज रिलेटिव मीडियम का बी एम बाई एच हो जाएगा और वैक्यूम का दैट इज योर पी नॉट बाई एच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी गेट दिस रिलेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, इसमें एग्जाम में न्यूमेरिकल दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज दिस फार्मूला उनको पता नहीं रहता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज आल्सो इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम बाय मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम। हाउ वी डिफाइन रिलेटिव परमिएबिलिटी? तो फैक्टर बाय व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल। जब हम कोई मटेरियल डालेंगे तो कितना फैक्टर से वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे आपको याद हो कैपेसिटेंस में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते थे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी, दैट इज ना। तो हियर आल्सो रिलेटिव परमिएबिलिटी कॉन्सेप्ट यही है कि हम कोई सब्सटेंस अगर पुट करेंगे तो कितना टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो म्यू आर इज 3। ओके, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू नॉट बाय म्यू ऑफ मीडियम बाय म्यू ऑफ वैक्यूम। नो मीडियम का हमने ये पहले निकाल चुका था, म्यू नॉट 1 प्लस काई ससेप्टिबिलिटी, एंड ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई ऑफ ए सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बच्चों न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, सो ये क्या है? ससेप्टिबिलिटी, कितना मैग्नेटाइज होता है, और ये क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, कितना टाइम्स इंक्रीज होता है। वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज, राइट। तो जिसका ये ज़्यादा होगा उसका ये भी ज़्यादा होगा, जिसका ये कम होगा उसका ये भी कम होगा। क्लियर? तो आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू।